आज से 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व जब अफ्रीका महाद्वीप के अंदर हमारे पहले पूर्वज ने जन्म लिया था, तब से लेकर आज तक हमारी जनसंख्या यानी मानव जनसंख्या 8 अरब को पार कर चुकी है। अब ये 8 अरब लोग कहाँ रहते हैं? क्या पूरे विश्व पर सभी जगहों पर एक समान संख्या में रहते हैं या कुछ विशेष स्थानों को चुनते हैं? इन सभी को हम आज इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे कि कोई स्थान कितना डेंस बसा हुआ है, वही हमारी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। तो आज सीखेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, कैसे काउंट किया जाता है और किन महाद्वीपों के अंदर या किन देशों के अंदर क्या स्थिति है, क्या उनके पीछे कारण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह देख लेते हैं कि पॉपुलेशन डेंसिटी होती क्या है। व्हाट इज़ पॉपुलेशन डेंसिटी, या हिंदी में कहें जन घनत्व क्या होता है। तो यह एक अनुपात होता है, एक सिंपल रेशो होता है किसके बीच, टोटल एरिया कितना है और इसको हम डिवाइड करते हैं टोटल पॉपुलेशन से। तो पॉपुलेशन और एरिया के बीच एक सिंपल रेशो यदि हम बनाएं तो वो रेशो ही क्या होगा, पॉपुलेशन डेंसिटी होगा। जैसे हम इंडिया से एक एग्जांपल लेते हैं कि 2011 के अंदर जो हमारे सेंसस था उसके अनुसार इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन 121.02 करोड़ थी और 2011 में इंडिया का एरिया था 31.7 लाख वर्ग किलोमीटर। इसके अंदर हम पीओके और सीओके यानी जो कुछ हिस्सा पाकिस्तान और चीन ने कब्जा कर रखा है उसको हम नहीं लेंगे, केवल इससे ही डिवाइड करेंगे। तो इसे जब डिवाइड करते हैं तो ये आता है 382। इसका मतलब एक वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत में 382 लोग निवास करते हैं। तो भारत का जनसंख्या घनत्व 382 है इस हिसाब से। अब एक क्वेश्चन और उठ सकता है आपके दिमाग में कि 2011 के ही सेंसस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। अब तो चूँकि प्रत्येक 10 साल बाद सेंसस है वो काउंट किया जाता है, जनगणना की जाती है। तो 2021 भी चला गया, 22 चला गया और 23 चल रहा है, लेकिन अभी तक हमारे पास आंकड़े उपलब्ध नहीं है। 1872 के अंदर जो हमारी पहली जनगणना है वो हुई थी। उसके बाद प्रत्येक 10 साल के बाद हम सेंसस काउंट करते हैं या कहें जनगणना की जाती है। लेकिन 1941 के अंदर या 1971 के अंदर कुछ जो स्थितियां ऐसी थी कि थोड़ा आगे पीछे हो गई थी। तो वैसी ही स्थितियां लगभग इस वर्ष थी कि 2021 के अंदर हमें पता है पूरे विश्व के अंदर कोविड-19 का प्रकोप था, इसलिए वहां पर नहीं करवाई जा सकी। 22 के अंदर भी नहीं हो सकी। अब कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद हो सकता है सेंसस हो जाए। और जो इस वर्ष जो सेंसस होगी या अगले वर्ष, उसे डिजिटल सेंसस कहा जाएगा, यानी डिजिटल टेक्निक्स का उपयोग किया जाएगा। और इससे पहले अमेरिका के अंदर 2020 के अंदर डिजिटल सेंसस है वो काउंट की जा चुकी है, यानी यूएसए पहला देश था पूरे विश्व का यहाँ पर तकनीकी तरीके से या टेक्निक की मदद से जनसंख्या का जो काउंट है वो किया गया था और सभी आंकड़े जारी किए गए थे। तो उम्मीद है कि भारत के अंदर भी ऐसा जल्द हो सकेगा। तो अब आप समझ गए होंगे जनसंख्या घनत्व क्या है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर रहने वाले लोगों की संख्या क्या कहलाती है, जनसंख्या घनत्व कहलाती है। और यदि हम पूरे ग्लोब पर बात करें, पूरे विश्व के अंदर, तो यदि हम इक्वेटर खींचे यहाँ पर, तो जो 90% जनसंख्या है वो उत्तरी गोलार्ध में ही निवास करती है। केवल 10% हिस्सा जनसंख्या का दक्षिणी गोलार्ध में इन 3 महाद्वीपों में आता है। और इन महाद्वीपों में फिर एशिया महाद्वीप सबसे जो सघन बसा हुआ महाद्वीप है और एशिया का जनघनत्व 121 है 2011 के आंकड़ों के अनुसार, जो कि विश्व में सर्वाधिक है। और ओशिनिया महाद्वीप को नाम हमने नहीं लेना है, यानी ऑस्ट्रेलिया एक देश है ओशिनिया महाद्वीप के अंदर। इसका मतलब ओशिनिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इन द्वीपों को मिलाकर जो बसा हुआ है उसे ओशिनिया महाद्वीप का नाम दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया उसके अंदर देश है। तो ओशिनिया के अंदर फिर लोवेस्ट है, लगभग 4 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर वहाँ पर पूरे महाद्वीप के अंदर निवास करते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है। आप अपने गांव, शहर, कस्बे का, देश का निकाल सकते हैं। जितना आपको एरिया मालूम है उससे आप टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो अब देखते हैं ये कितने टाइप का होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। अब हम जनसंख्या घनत्व के प्रकार देखते हैं
जनसंख्या घनत्व इसलिए काउंट किया जाता है जिससे हमें पता चल जाता है कि किसी भी देश के अंदर वहाँ पर रह रहे लोग और कितने वहाँ पर संसाधन हैं, तो उन संसाधनों पर दबाव कितना है, इसलिए इसको काउंट किया जाता है। सबसे पहले आता है गणितीय घनत्व। सभी देशों के अंदर यही प्रचलित है ज़्यादातर। और अभी हमने देखा जो भारत का हमने जनसंख्या घनत्व निकाला था, उसी तरीके से सीधा कुल क्षेत्र को हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें गणितीय घनत्व मिलता है। लेकिन ये वास्तव में एक दोषपूर्ण प्रणाली है, क्योंकि जैसे हम भारत की ही बात करें, भारत के अंदर बहुत सा क्षेत्र है, जैसे हिमालयी क्षेत्र है, तो इसमें कृषि तो हो नहीं सकती, या लगभग 20 से 22% भाग घने जंगलों से ढका हुआ है, वहाँ भी कृषि नहीं हो सकती। लेकिन जब गणितीय घनत्व निकलता है तो वो पूरे इंडिया का निकलता है, क्योंकि पूरे इंडिया का क्षेत्र हम उसके अंदर लेते हैं। तो यह विधि दोषपूर्ण कही जाती है, जो अर्थमेटिक हमारा डेंसिटी होती है। उसके बाद आता है कारिक घनत्व। इसे एक नाम और भी देते हैं हम, पोषण घनत्व। ये थोड़ा अधिक सार्थक है गणितीय घनत्व के मुकाबले, क्योंकि इसके अंदर किसी प्रदेश के अंदर कुल कितनी भूमि कृषि योग्य है, कृषित भूमि है, और उस प्रदेश की कितनी जनसंख्या है, इससे थोड़ा और हम कह सकते हैं एक सार्थक जनघनत्व निकलकर सामने आता है। और ख़ासकर विकासशील देशों के अंदर, जहाँ पर जो कि प्राइमरी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी तरीके से तीसरा घनत्व है कृषि घनत्व कहा जाता है। इसके अंदर जो जनसंख्या ली जाती है वो होती है जो कृषि में ही संलग्न होती है, यानी कुल कृषित भूमि और कुल कृषि में संलग्न जनसंख्या, इनका जब हम अनुपात निकालते हैं तो फिर कृषि घनत्व निकलकर सामने आता है। ये फिर कारिक घनत्व से भी और अच्छा हो जाता है, क्योंकि जैसे भारत के अंदर ही बात करें तो भारत की 60% जनसंख्या है जो कि कृषि कार्यों में लगी हुई है, तो उनका हम अलग से घनत्व निकाल सकते हैं, शहरी जनसंख्या को छोड़ दें अलग। लेकिन वास्तव में इन दोनों के आंकड़े हमारे पास पर्याप्त मात्रा के अंदर उपलब्ध नहीं होते या सटीक नहीं होते, इसलिए ज़्यादातर कार्यों के अंदर गणितीय घनत्व ही प्रयोग किया जाता है। फिर चौथा होता है आर्थिक घनत्व। ये उन देशों के अंदर यूज़ किया जाता है जो कि 90, 95 या 100% उद्योगों पर ही जिनकी अर्थव्यवस्था आश्रित है, उन देशों के अंदर आर्थिक घनत्व निकाला जाता है। तो ये 4 टाइप के पॉपुलेशन डेंसिटी कही जाती है। अब थोड़ा और विस्तार में देखेंगे किस महाद्वीप के अंदर क्या स्थिति है, या यूँ कहें पूरे विश्व के अंदर कौन से क्षेत्र घने बसे हुए हैं और कौन से कम बसे हुए हैं। जनसंख्या घनत्व के प्रकारों को देखने के बाद अब देखते हैं विश्व में जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा निवास करती है। सबसे पहले यदि हम उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्रों की बात करें, जो हाईली डेंस एरियाज़ हैं वर्ल्ड के, वे आपको मिलेंगे सबसे पहले तो एशिया महाद्वीप के अंदर, क्योंकि एशिया महाद्वीप के अंदर विश्व की प्राचीनतम जो सभ्यताएं विकसित हुई हैं। इसके अतिरिक्त बहुत से ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर हेल्प करते हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे। तो सुदूर यदि पूर्व के अंदर यदि हम बात करें, चाइना है, जापान है, वहाँ से लेकर नीचे तक सिंगापुर, हांगकांग या इंडोनेशिया का जावा द्वीप है, यहाँ से लेकर फिर आप आइए दक्षिणी एशिया के अंदर भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये सभी बहुत ज़्यादा जनसंख्या इनके अंदर निवास करती है। उनका सबसे जो मुख्य कारण है वो है, एक तो इनकी जो जलवायु है वो इसी तरह की है कि यहाँ पर न तो बहुत अधिक गर्मी है न बहुत अधिक सर्दी है। हालांकि सर्दी और गर्मी का वैसे काल होता है, लेकिन वो सीमित समय का होता है, इसलिए यहाँ पर रहने के लिए परिस्थितियाँ अच्छी हैं। इसके अतिरिक्त मानसून इनमें बहुत ज़्यादा सहायता करती है। मानसूनी पवनें आती हैं जो कि इन एरियाज़ को कृषि के अंदर बहुत सहायता करती हैं। तो कृषि योग्य भूमियाँ अनेक, नदी घाटियाँ हैं, नदियाँ हैं, तो उन एक जो मनुष्य के आवास के लिए एक महत्वपूर्ण जो स्थान है वो एशिया महाद्वीप के अंदर मिलता है। तो ये एरियाज़ हैं। उसके बाद यदि हम यूरोप की बात करें, यूरोप में यहाँ इंग्लिश चैनल है जो कि ब्रिटेन को फ्रांस से अलग करता है। तो ये एरियाज़ हैं जो इनके अंदर बेल्जियम, फ्रांस, ब्रिटेन से लेकर इधर यहाँ इटली तक, ये भी काफ़ी उच्च जनसंख्या संकेंद्रण वाला क्षेत्र माना जाता है। और यहीं पर विश्व का सर्वाधिक जो यदि हम कहें मोस्ट डेंस कंट्री विश्व की, मोनाको कही जाती है। यहाँ का जनघनत्व लगभग 25,000 के करीब है।
यानी बहुत ज़्यादा है। इसका कारण क्या है? मोनाको यहाँ इटली के पास है, बिल्कुल छोटा सा देश, इतना छोटा है कि विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश है। इसके पास में ही वेटिकन सिटी है, वह विश्व का सबसे छोटा देश है। तो दूसरा सबसे छोटा देश, मात्र 9 ज़िले हैं मोनाको के अंदर, और यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो यहाँ का जनघनत्व 25,000 हो जाता है। तो इतना छोटा है ये देश कि इसके अंदर इसकी राजधानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं वे मोंटे कार्लो सिटी के अंदर किए जाते हैं। तो उसे ही हम एक प्रशासनिक राजधानी या प्रशासनिक केंद्र कह सकते हैं। तो मोंटे कार्लो वैसे तो भारत के अंदर काफ़ी प्रचलित है, उसके हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं। तो है तो मोंटे कार्लो इंडिया की कंपनी, लेकिन इसका नाम विदेशी है, जो कि वहाँ के एक प्रिंस के नाम पर रखा गया था। उसके बाद यदि हम अमेरिका महाद्वीप की बात करें तो यहाँ जो पूर्वी तट है, खासकर जो यहाँ जो लेक सुपीरियर क्षेत्र है इसके आसपास और यहाँ नीचे तक, ये भी यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का पूर्वी तट, ये भी बहुत ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है। इसका कारण एक तो यूरोप महाद्वीप के साथ इसकी सीधी कनेक्टिविटी है, तो विश्व के 2 औद्योगिक क्षेत्र आपस में जुड़ते हैं। तो बहुत ज़्यादा जनसंख्या, खासकर यूरोप से भी बहुत जनसंख्या यहाँ आकर बसी है। इसके अतिरिक्त औद्योगिक विकास बहुत तेज़ी से हुआ है, नगरीकरण 100% है, इसलिए भी जनसंख्या के यहाँ पर आकर्षित होना लगातार जारी है। तो ये उच्च जनघनत्व वाले क्षेत्र हैं। इसके अंदर यदि आपसे पूछे एशिया महाद्वीप का जो सर्वाधिक सर्वाधिक जनघनत्व वाला देश है, तो आप सिंगापुर का नाम लिखेंगे। यहाँ का लगभग 4,978 ये सिंगापुर का जनघनत्व है। तो इस तरह आप एक लिस्ट बनाएंगे, उसके अंदर सभी महाद्वीपों के सबसे ज़्यादा घनत्व वाले देश और सबसे कम घनत्व वाले देश, उनको आप मेंशन करेंगे और याद करेंगे। उसके बाद आते हैं विरल जनसंख्या जनघनत्व वाले देश, कहाँ पर कम लोग रहना पसंद करते हैं। तो सबसे पहले यदि हम एक तो यहाँ पर हमारी इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है, और फिर 23.5 डिग्री यदि हम खींचें मकर रेखा, और इसके ऊपर 23.5 डिग्री कर्क रेखा। तो कर्क और मकर रेखाओं पर विश्व के सबसे कम न्यून यदि हम कहें सबसे कम जनघनत्व मिलता है। इसका कारण क्या है? एक तो जितने भी गर्म मरुस्थल हैं वे 23 डिग्री कर्क रेखा और मकर रेखा पर हैं। चाहे आप भारत का थार ले लीजिए, या अरब मरुस्थल की बात करें, सहारा की बात करें, या मैक्सिको का सोनोरेन है, या 23.5 डिग्री मकर रेखा पर बात करें, अटाकामा है, कालाहारी है, या ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट है, ये सभी उष्ण जो हॉट डेजर्ट माने जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जनसंख्या नहीं हो सकती, बरसात नहीं होती है, तो इसलिए इनके अंदर रहना नामुमकिन है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें ठंडे मरुस्थलों की, तो उनके अंदर भी जनसंख्या निवास नहीं करती है। जैसे चाइना के ठीक ऊपर देश है मंगोलिया, इसके अंदर मात्र 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। और मंगोलिया वैसे बहुत बड़ा देश है क्षेत्रफल के लिहाज से, लेकिन जनघनत्व बहुत कम है, क्योंकि ठंडा मरुस्थल है, वहाँ पर गोबी मरुस्थल जिसे कहा जाता है। इसी तरह भारत के और चाइना के बीच ये जो लद्दाख का एरिया है, ये भी ठंडे मरुस्थलों में आता है। या यूँ कहें जो संपूर्ण हमारा दक्षिणी ध्रुव है, यहाँ पर भी बर्फ़ जमी हुई है। ग्रीनलैंड की आप बात करें तो यहाँ भी कोई मनुष्य नहीं रहता है। तो ये क्षेत्र विरल जनसंख्या के हैं। और आप मानचित्र के अंदर पहचान कर सकते हैं कि जो 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, इस रेखा पर भी जो लोग हैं वो रहना पसंद नहीं करते। एक तो विश्व की सर्वाधिक वर्षा जो है वो इन क्षेत्रों में होती है, और क्योंकि समुद्रों के पास स्थित क्षेत्र हैं, प्रत्येक दोपहर बाद इनमें सारा साल वर्षा होती है। विश्व के जितने घने वन हैं, जंगल हैं, चाहे आप अमेज़न की बात करें, या कांगो जायरे बेसन की बात करें, या इंडोनेशिया या अन्य क्षेत्रों के जो वन हैं, तो वनों के अंदर रहना दुष्भर है, वहाँ पर खेती नहीं की जा सकती है। तो इसलिए ये क्षेत्र भी विरल जनसंख्या क्षेत्र माने जाते हैं। उसके बाद साधारण जनसंख्या, अब जो क्षेत्र बच गए हैं हमने जो छोड़ दिए हैं, जैसे खासकर ये जो ब्राज़ील का ये जो नीचे का हिस्सा है, अर्जेंटीना है, उरुग्वे, पराग्वे, ये क्षेत्र, या अफ्रीका महाद्वीप के नीचे ये अफ्रीका देश है, या इधर कुछ इलाके नाइजीरिया और अन्य देश हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बिल्कुल ये जो नीचे का एरिया है, दक्षिण भारत है, या कनाडा है, ये सब क्षेत्र साधारण जनसंख्या के क्षेत्र
माने जाते हैं, यानी ना ही तो बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हैं, ना ही कम जनघनत्व यहाँ पर मिलता है, तो बीच का एरिया इनके बीच पाया जाता है, इसलिए इन्हें साधारण जनघनत्व वाले देश कहे जाते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। थैंक यू।